CDP क्लास 18th। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आसान सा क्वेश्चन है जिसको आसानी से डील करना है आपको। अगर आप इसको मुश्किल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, यानी प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन किस चीज की विशेषता है या किसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है गिफ्टेडनेस की, यानी प्रतिभाशाली होने की, टैलेंट यानी गुणवान, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच, और लास्ट है आपका एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसको हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे? बच्चा एक साल में 2 क्लासेस करा दी, या तो जिसको हम कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट है तो एक साल में 2 क्लासेस करा दी, या फिर स्किप करा दिया कोई एक ग्रेड जो है, डायरेक्ट 6 से 8th में पहुंचा दिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स। किससे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं? तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से नहीं, ये गिफ्टेडनेस से जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, हमने समझे थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, FFOE, ठीक है, फफोई से याद रख लेना, जो मन करे वो बना लेना निमोनिक। F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। तो ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं। अब गिफ्टेडनेस, क्योंकि क्रिएटिविटी तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है ना। टैलेंट होता है कोई डांसिंग, सिंगिंग, कुछ इस तरीके का, पेंटिंग, ठीक। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो गिफ्टेडनेस की बात हो रही है यहाँ, ठीक। गिफ्टेड भी 3 प्रकार के हैं। एक है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसका IQ बहुत ज्यादा है। दूसरे हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन, तीसरे हैं आपके टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक। तो यहां पर गिफ्टेड के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि गिफ्टेड मतलब किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाए, किसी भी एक क्षेत्र में एक्सेप्शनल हो, प्रतिभाशाली हो, तो इसलिए आंसर गिफ्टेड होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर एक डाइवर्जेंट थिंकर जो अपसारी सोच रखता है, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचता है, हमेशा क्रिएटिव हो जरूरी नहीं है ना। खतरनाक खतरनाक लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे आप देखते हैं म्यूजिक के नाम पे ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी की हुई है लोगों ने कि कान से खून आ जाए, तो वो क्रिएटिविटी थोड़ी कहेंगे। बेशक उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग कही है, की है ना। तो उन्होंने बेशक, अब मैं नहीं, मतलब मेरा बोलना अच्छा नहीं होगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग आप जानते हैं, भरे पड़े हैं आजकल, जो क्रिएटिविटी नहीं करते हैं बट वो कुछ अलग सोच लेते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर लेते हैं, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, चाहे वो उल्टा ही हो बिल्कुल, लेकिन नजर में आ रहे हैं क्या करके, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो है बट क्रिएटिविटी नहीं है। तो हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी में एक ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ये सारी चीजें होना आवश्यक है। ये सब कुछ मिलकर एक कॉम्बो बनेगा जो एक नोवल चीज होगी, जो अब से पहले नहीं थी, कुछ नया, या पुरानी चीज को भी कुछ नए तरीके से करना, जो मीनिंगफुल हो, जो कहीं यूज में तो आ पाए, ठीक है बात। Which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disabilities? अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम है सीखने में, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, कुछ और हो, उनके लिए कौन सा एक मेथड एप्रोप्रिएट रहेगा, यानी कि बेहतर रहेगा? बताइए, एक बार आंसर कीजिए। नित्या, आपका ले लिया नाम, बताइए एक बार। सरोज, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? केस स्टडी होना चाहिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, बिहेवियरल रेटिंग स्केल, या फिर स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन? आंसर कीजिए। केस स्टडी जी नहीं, केस स्टडी नहीं। बात हो रही है, देखो, एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है, डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है, और बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज कॉमन है, ठीक। केस स्टडी करके ही नहीं पता लगेगा, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से आप बच्चे को जान सकते हैं। एप्रोप्रिएट मेथड, बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है। केस स्टडी में आप पास्ट में उसने कैसा किया है, बस उस पर ज्यादा फोकस है, उसकी पेरेंटल हिस्ट्री पर भी फोकस है, लेकिन यहां बात हो रही है उसकी प्रोग्रेस को आपको मॉनिटर करना है। तो बेहतर तरीका जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, SBO कह सकते हैं हम। स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये बेसिकली डेटा कलेक्शन का एक तरीका है, रिसर्च का एक मेथड है, जिसके थ्रू आपने पूरा प्लान किया हुआ है कि आप ये एक्टिविटीज करते हुए ऑब्जर्व करेंगे बच्चे को या किसी भी एक व्यक्ति को, बट उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपने प्लान किया हुआ है, आपके सामने कॉलम्स हैं, सारी चीजें हैं, बट आप डायरेक्टली उसको नहीं पता कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक तरीके से, या आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा बेहतर है। इसमें आप नेचुरली देख पाएंगे उसकी कैपेबिलिटीज को, और कैसे आप चीजों को करते हुए अलग अलग समझ पाएंगे कि उसके
कैसा है वो अलग अलग गतिविधि में, अलग अलग फील्ड्स में जब वो एक्टिविटीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने गले को क्या हो गया, मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर्स ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। भाई आपने बच्चों को किसका मेंबर बना लिया, क्लीनलीनेस कम्युनिटी का, वो सफाई ही नहीं ना, ऐसे स्वच्छ भारत अभियान मान लो आप, ठीक। तो क्लीनलीनेस कम्युनिटी एक बनी हुई है जिससे बच्चे मोटिवेट हो सफाई के प्रति, समाज में कुछ करने के प्रति। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, आपका बच्चे को ग्रुप में शामिल करना, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है, मीनिंगफुल है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहे हैं आप। बताइए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, कॉग्निटिव अप्रोच है, या सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शंस ऑफ मोटिवेशन। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया पारुल पांडे, आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं ऐसा नहीं है सहारियर अहमद। हाँ परी आंसर कीजिए। थर्ड का डी, यानी सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शंस ऑफ मोटिवेशन। ये बात बिल्कुल सही है भाई, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चा मोटिवेट होगा, समाज और संस्कृति में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो बाकी सब जो है वो इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे थे, यहां हम समाज और संस्कृति पर फोकस कर रहे हैं। और ग्रुप में आप हमेशा सोशल लर्निंग आपकी ज्यादा बेहतर होती है, ये कह सकते हैं। आप बहुत सारी ये चीजें सीखते हैं, टॉलरेट करना लोगों को, उनके टेम्परामेंट को समझना, और भी बहुत सारी चीजें। आप कोऑपरेट करना सीखते हैं, हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे को आगे ले जाना सीखते हैं, टीम वर्क आता है आप में, है ना। आर्जव से अच्छा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, सामाजिक रचनावादी, एक बार आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन व्यक्ति हैं जिनको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो लेव वाइगोस्की, एग्जैक्टली लेव वाइगोस्की। यार अभी कॉफी पिए, पानी नहीं पी सकती। Arjov says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Arjov and Sonali is about, मतलब आर्जव एक बच्चा है जो कहता है कि भाषा का जो विकास है वो innate capability के अनुसार, आंतरिक क्षमता के अनुसार होता है, जबकि सोनाली कहती है कि एनवायरमेंट के थ्रू होगा, यानी पर्यावरण के। ये जो डिस्कशन है ये किस बारे में है, इन दोनों का, आर्जव और सोनाली का। आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस लर्निंग, नेचर एंड नर्चर डिबेट, या क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग। फटाफट से आंसर कीजिए। सोनाली ठाकुर आंसर तो कीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। स्वाति ठीक है बात आपकी, ए ऑप्शन यानी स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। ये ठीक नहीं है, बात आपकी ठीक नहीं है, बात होगी सी ठीक, नेचर एंड नर्चर डिबेट है ना। नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब पोषण यानी कि एनवायरमेंट। तो नेचर और नर्चर का ही खेल है हम मनुष्य, अपने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ठीक। मतलब दोनों की ही अहम भूमिका है, चाहे वो आपकी आनुवंशिकता हो जो फिक्स्ड है, जो स्टैटिक फैक्टर है, एनवायरमेंट बदलता रहता है, डायनामिक कहलाएगा, जिसको हम नर्चर भी कह रहे हैं। हम कहते हैं ना हम पौधे को नर्चर कर रहे हैं, वैसे आप बच्चे को भी नर्चर करते हैं, यानी एनवायरमेंट उसे अच्छा देते हैं, उसको न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं। लेकिन नेचर को आप किसी के नहीं बदल सकते, दैट मीन्स आप हेरिडिटी को नहीं बदल सकते, उसकी आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते, उसके जीन्स को नहीं बदल सकते, ठीक है बात। एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है, तो दोनों की भूमिका अहम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, Which of the following age groups falls under later childhood category? भाई इनमें से कौन सा एक एज ग्रुप है जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के अंदर आता है। लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड हमने समझा हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। बहुत ही फ्री का नंबर है तो 18 से 24 साल, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 18। जवाब दीजिए। फिफ्थ का सी, 6 से 11 वर्ष। मेरे पास तक आपके कमेंट देर में आते हैं इसलिए मैं बीच में डिस्कशन शुरू कर देती हूँ, ठीक। 6 से 11 वर्ष, 7 से 11 भी हो सकता था, ये एक साल में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हो जाती। 2 से 6 को हम क्या मान रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। 7 से 11 या 6 से 11 को हम लेटर चाइल्डहुड मान रहे हैं। चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को, जो कि लगभग 2 वर्ष से 11 वर्ष तक का समय है, उसको हमने विभाजित किया हुआ है अर्ली और लेटर चाइल्डहुड में। इससे पहले क्या है, इन्फेंसी है, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद क्या है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जिसको हम टीनेज कह रहे हैं। सिंपल। पियाजे के अनुसार इसी एज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कह देते। क्वेश्चन है, आर टीचर फाउंड दैट आ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग अ स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं,
वर्ग कहेंगे इसको, चारों साइड्स इक्वल होंगी, बच्चे को एक स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब टीचर ने ये अज्यूम किया कि जब इस बच्चे को स्क्वायर यानी वर्ग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को कल डायमंड की शेप बनाने में भी दिक्कत होगी। ये उन्होंने किस आधार पर क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया। कौन सा सिद्धांत है, डेवलपमेंट का, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट इज सैल्यूटेटरी, या फिर डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, या डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। क्या कहेंगे आप इसको, आंसर कीजिए। ऐसा नहीं होता, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो जाती है। एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं, बात हो रही है कि बच्चे को स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम है, तो टीचर ने ऐसा अज्यूम किया कि अगर उसको स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम है तो उसको डायमंड की शेप बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स जब वो सिंपल चीज नहीं कर पा रहा तो आगे कॉम्प्लेक्स चीजें करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्या है ये, डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है। पहले ही दिन आप महारथी नहीं हो जाते हैं, है ना, आप सीक्वेंस में सीखते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। तो डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में सीखा जाता है। जब एक सिंपल सी शेप नहीं बना पा रहा बच्चा तो आपने अज्यूम किया कि भाई हो सकता है वो पैरेललोग्राम या फिर जो आपका डायमंड है वो ना बना पाए, तो पहले आप बेसिक चीज सिखाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलेगा, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है बात, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो इसका ए होगा, ना कि डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स expertise while working on complex projects related to real world problems in dash classroom। वही एक ऐसा क्लासरूम है, एक ऐसी कक्षा है जहां स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर के कुछ कुछ बना रहे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज पर काम कर रहे हैं। कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है वो उसमें काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट मिलकर के। तो ये कैसा क्लासरूम कहलाएगा, ट्रेडिशनल कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाएगा, टीचर क्रिटिक कहलाएगा, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया पूनम जी, आंसर कीजिए, बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक संरचनावादी या रचनावादी, संरचना नहीं रचनावादी। क्यों, क्योंकि समाज मतलब टीचर और ग्रुप जो क्लास के बच्चे हैं उन सबके साथ मिलकर के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी समाज और संस्कृति के साथ मिलकर के आप कुछ सीख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं होगा, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इनमें से कौन सी एक ऑब्जर्वेशन है, कौन सा एक अवलोकन है जो सपोर्ट करेगा हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत को। पहला ऑप्शन है आपके सामने, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। मतलब हार्वर्ड गार्डनर ये मानेंगे कि मस्तिष्क का कोई एक हिस्सा जो है यदि वो अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि बाकी एबिलिटीज पर भी प्रभाव पड़े या बाकी एबिलिटीज भी बिल्कुल बर्बाद हो जाए बच्चे की। या फिर इंटेलिजेंस इज एन इंटरेक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये जो पैक है प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, ये किसने दिया है, फटाफट से बताओ। स्टर्नबर्ग की जो थियरी है आपकी ट्रायर्किक, त्रिआयामी बुद्धि, उसका पार्ट है ये। ठीक, तो ये तो गार्डनर ने नहीं दिया। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर हायरार्किकल इन नेचर, इसकी भी बात वर्णन ने की है, इन्होंने नहीं की गार्डनर ने। टीचर्स शुड फॉलो वन स्पेसिफिक थियरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ऐसा नहीं कहेंगे। जिस थियरी का नाम ही मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, यानी कि बच्चों में एक से ज्यादा प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। आप अलग अलग बच्चों को या अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चों को, अलग अलग बुद्धि वाले बच्चों को अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेडागोजिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि 8 प्रकार की आपकी बुद्धि है, ठीक, जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, जिसको हम गत्यात्मक भी कह रहे हैं, ये सारी शामिल है। तो इस केस में कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक ही तरह का इंटेलिजेंट नहीं होता, बहुत सारी बुद्धि पाई जा सकती हैं। अगर आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी है तब भी आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आपके अंदर है, अगर म्यूजिक पर पकड़ बहुत अच्छी है तो आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके अंदर है। तो 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, हालांकि और भी बताई है, बट हम 8 को मानेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इन्होंने कहा है कि बुद्धि हो सकती है, यानी बहुत सारी बुद्धि, या अलग अलग तरह से लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब नंबर लाने में ही अच्छे हैं, वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, उसका मतलब ये नहीं है कि वही बुद्धिमान है। ठीक है बात, तो आंसर क्या होगा, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन
अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। ये बात जो है सही है कि जो आपके ब्रेन में यदि कोई एक पार्ट अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी की जो एबिलिटीज हैं उनको वो एज इट इज छोड़ सकता है। दैट मीन्स जो जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है वो मूवीज में काम कर सकता है और बहुत सारी चीजें कर सकता है। बोमन ईरानी इसका अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे लोग, इवन आई थिंक आइंस्टाइन को भी था डिसलेक्सिया। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन का कोई एक पार्ट अगर आपका अफेक्ट हुआ है तो बाकी क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर सकते, ये बात गलत है। इसीलिए उन्होंने बहुबुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया और ये ए ऑप्शन जो है वो समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। यहां पर एबिलिटी यानी क्षमता और क्षमता समूहन कहते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग को, ठीक, के बारे में कौन सी एक बात सही है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन होमोजीनियस ग्रुप्स, या फिर फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग क्लास शुड बी होमोजीनियस, चिल्ड्रन आर इंटॉलरेंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंसेस, या फिर टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू केटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए। 9th का डी, बिल्कुल। टीचर्स क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल टीचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को डील करने के लिए। मल्टी लेवल टीचिंग में क्या होगा, डाइवर्स लर्नर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाए हुए हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह की ग्रुपिंग होती है एबिलिटी ग्रुपिंग में। होमोजीनियस जहां सब सेम एबिलिटी वाले बच्चे हों, सब 60% वाले हैं। हेट्रोजीनियस जो है उसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे शामिल होंगे। हेट्रोजीनियस ज्यादा बेहतर है होमोजीनियस के बजाय। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। देखो ये एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है, बना नहीं देते, ए सेक्शन बना दिया आपने उन बच्चों के लिए जिनका सबका A+ ग्रेड आया है, डी सेक्शन बना दिया आपने उनके लिए जो C या D ग्रेड लेके आते हैं। दैट मीन्स आपने एक तरह के बच्चों को एक समूह में विभाजित कर दिया। बट यदि आपने एक ऐसा सेक्शन बनाया जहां हर तरह का बच्चा है तो आपने हेट्रोजेनस ग्रुपिंग की, लेकिन आपने सिर्फ एक तरह के बच्चे को एक सेक्शन में डाला तो आपने होमोजीनियस ग्रुपिंग की। हेट्रोजेनस जो है वो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं बात करूं मल्टी लेवल क्लासरूम की, तो यहां अलग अलग लर्निंग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। एथनिसिटी जो है उनकी डाइवर्स है। स्पीकिंग सेपरेट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। एज ग्रुप में भी अंतर हो सकता है, जरूरी नहीं है सब सेम एज के हों, ठीक, क्योंकि RTE तो कहता ही है ना 6 से 14 वर्ष तक आपको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। अगर आप 9 साल का बच्चा यदि आएगा तो उसको जिस क्लास में होना चाहिए वो उसी क्लास में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको फर्स्ट क्लास में बिठाएंगे, एज एप्रोप्रिएट क्लास के अकॉर्डिंग हम बिठाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे डिफरेंसेस आएंगे क्लास में। लेकिन आपकी जो मल्टी लेवल टीचिंग है, जब आप बच्चे के स्तर को देखते हुए उसको टीच कर रहे हैं, तब ये चीज बेनिफिशियल होगी, उसके काम आएगी जो बच्चे अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डोमेन इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी जो 2001 में रिवाइज हुई, 1956 में ये पहली बार आई थी और 2001 में इसको रिवाइज किया गया। अब यहां पर बात हो रही है इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग यानी सेकेंड लास्ट जो आपका लेवल है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन, इवेल्युएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड, या फिर फॉर्म्युलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स। आंसर कीजिए कौन सी एक बात सही होगी। 10th का ए, क्रिएटिंग अ ग्राफ और चार्ट यूजिंग द डेटा। गड़बड़ कर गए सर आप, क्रिएटिंग जहां आ जाए समझ जाना सिंथेसिस की बात हो रही है, सिंथेसिस की बात हो रही है, हाईएस्ट हो गया है ये अब रिवाइज टैक्सोनॉमी में। जजिंग आएगा यहां पर, आप इवेल्युएट कर रहे हैं ना, जांच रहे हैं, तो जज करना कि जो एक सॉल्यूशन है वो बार बार सही आता है कि नहीं, जो कंसिस्टेंसी है एक सॉल्यूशन की वो ठीक है कि नहीं। ठीक है बात, तो एक छोटी सी बात हुई।